नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है और ये जो नई शिक्षा नीति है, इस नीति से शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देखिए, माना जाता है कि यदि आप अपने समाज और देश में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि आप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करिए और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से आप अपने समाज और देश में कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। अब वर्तमान समय में जो सरकार है, इस सरकार ने यह विचार किया है कि अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था रही है, इस व्यवस्था में अब परिवर्तन की जरूरत है। इसी संदर्भ में सरकार ने एक नया बिल लाया है जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये जो बिल है, ये कैबिनेट से पारित हो गई है, यानी कि अब ये बिल संसद में पेश होने के लिए तैयार है। इस बिल में नई शिक्षा नीति से संबंधित कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं, उन सभी मुख्य प्रावधानों का हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और ये जो शिक्षा नीति है, वे आईएएस, पीसीएस, प्री मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार की जो पॉलिसी होती है, सरकार की जो नीति होती है, उन नीतियों से प्री और मेंस में दोनों में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ यह नीति अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इस नई शिक्षा नीति में कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं, उन सभी मुख्य प्रावधानों का हम लोग बारीकी से विश्लेषण करते हैं। देखिए, अब तक जो शिक्षा व्यवस्था रही है, वे 10+2 पर आधारित रही है, लेकिन अब इस संरचना को तोड़ दिया गया है और जो नई संरचना बनी है, वे 5+3+3+4 में बांटी गई है। इसका मतलब है कि स्कूल के पहले वर्ष 5 वर्ष की जो पढ़ाई है, वे फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी और इस समय बच्चों की नींव तैयार की जाएगी, जिसका आधार एनसीईआरटी होगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली कक्षा के 1 वर्ष और दूसरी कक्षा के 1 वर्ष, यानी कि कुल 5 वर्ष शामिल होंगे। और इसमें जो बच्चों की जो पढ़ाई होगी, वे खेलकूद व अन्य गतिविधियों के साथ की जाएगी, यानी कि बच्चों के ऊपर जो अतिरिक्त किताबों का भार था, अब उन भार से बच्चे मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद 3 से 5 तक की जो पढ़ाई होगी, इस पढ़ाई में बच्चों के भविष्य पर फोकस किया जाएगा और इस दौरान विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है, वह है कि 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, जो कि मिडिल स्टेज माना जाता है, और इस स्टेज में फुल्ली सिलेबस बेस्ड पढ़ाई होगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेज है, वो ये है कि 9 से 12 तक 4 वर्ष की पढ़ाई होगी, जो कि लास्ट स्टेज माना जाता है, और इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और जीवन में एक बड़े लक्ष्य के लिए छात्र को प्रेरित किया जाएगा। अब देखिए, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस बिल में, उसे भी जरा ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। स्ट्रीम सिस्टम को अब खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि अब तक जो व्यवस्था थी कि यदि आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, यदि आप फिजिक्स से पढ़ रहे हैं तो कला वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन अब यदि आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। अब यदि आप अकाउंट से पढ़ रहे हैं तो आप आर्ट साइंस भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद 5वीं तक की जो पढ़ाई है, वे मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में होगी, यानी कि 5वीं तक के बच्चों को अब मराठी भाषा, बंगाली भाषा, संस्कृत भाषा, उनकी जो मातृभाषा है, उसमें अब पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 6वीं कक्षा में पहुंचने के बाद कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, यानी कि यदि आपका किसी विशेष विषय में रुचि है तो आपको उस रुचि में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा होगा, जिसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा, हर 6 महीने पे 1 सेमेस्टर होगा और दोनों सेमेस्टर के अंक को जोड़कर फाइनल ईयर में मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके बाद बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाया जाएगा, छात्र की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा और अब जो है, रटने की जगह समझने की क्षमता छात्र में विकसित की जाएगी। इसके बाद बोर्ड परीक्षा लिखने वाले छात्रों को उनकी अपनी मनपसंद भाषा में परीक्षा लिखने की छूट होगी, यानी कि अब यदि आप परीक्षा लिखेंगे तो वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों भाषा में आपको परीक्षा लिखने की छूट मिलेगी। इसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, साल में आपका जो एनुअल रिपोर्ट होगा, वे 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पे न केवल आपकी मानसिक योग्यता, बल्कि शैक्षिक योग्यता, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, और साथ ही साथ आप भी अपने आप को कितना नंबर देते हैं, इन सभी के आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद
कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब यदि 12 में ठीक नंबर आपके नहीं आए हैं तो भी आप टेस्ट देंगे और टेस्ट में नंबर के आधार पर इंटर में आपके अंक जोड़ दिए जाएंगे जिस हिसाब से आपको टेस्ट में नंबर आया है, और इस आधार पर आप कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको 3 और 4 वर्षों में 4 वर्षों के कोर्स में बांट दिया गया है। यह अब यदि आप 4 साल की अगर आप पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, और उसमें मान लीजिए कि आप पहले साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अब यदि आप तीसरे साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। और इसके बाद यदि आप चौथे साल में पढ़ाई छोड़ते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो आपको रिसर्च प्लस बैचलर डिग्री मिलेगी। और यह जो व्यवस्था कहलाती है वे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहलाती है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसका मतलब है अब आप एक साथ एक से अधिक कोर्स कर सकते हैं, और जिस कोर्स को जहां पे आप छोड़ेंगे उस कोर्स का अंक इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा, और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को फाइनल डिग्री में जोड़ दिया जाएगा। और यह जो पूरी व्यवस्था है वो डिजिटल और ऑनलाइन की जाएगी। अब स्कूल और शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अब आर्ट्स और ह्यूमैनिटी पढ़ाए जाएंगे। संस्कृत को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और संगीत, कला, साहित्य देश के हर कॉलेज में अब पढ़ाया जाएगा। इसके बाद स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस लेंगे, यानी कि अब जो स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस लेते हैं अब उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी और अब वे सरकार द्वारा निर्धारित फीस ही लोगों से ले पाएंगे। इसके बाद इस नीति को लागू करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक विधेयक लाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विधेयक। ये विधेयक तैयार हो गया है और इसे कैबिनेट से अब मंजूरी भी मिल गई है और अब ये विधेयक संसद में पेश होने के लिए तैयार है। दूसरी बात कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नाम था अब इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय है, जो कि ये बहुत सिंपल है और ये होना भी चाहिए था, जिसे अब किया गया है। इसके साथ ही साथ यह जो शिक्षा नीति है ये वर्ष 2021 और 22 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी। इस तरह से सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो मुख्य प्रावधान रहे हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम लोगों ने बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और परीक्षा के नजरिए से इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।